हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स ने कंपनी सब रिक्वेस्ट किए हैं वीडियो बनाने के लिए और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। उसी दौरान मैं बहुत सारे कंपनी का वीडियो डालने जा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक कंपनी का वीडियो डाला था। वो आप जाके व्यू कर सकते हैं, वारी एनर्जीज लिमिटेड का। और अभी ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये है वेस्ट कोस्ट पेपर का। एक व्यूअर का रिक्वेस्ट आया था वेस्ट कोस्ट पेपर को लेके। तो वेस्ट कोस्ट पेपर कैसा कंपनी है, इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, ताकि वीडियो अंत होते होते आपको ये समझ में आ जाए कि कंपनी को आप डिसीजन कर सकते हैं बाई करने के लिए, सेल करने के लिए, या होल्ड कर सकते हैं आप। तो ये बाई, सेल और होल्ड का डिसीजन आप खुद ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन सारा पाने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो डेली आपको मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी का एनालिसिस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो डेप्थ तक हम लोग को जाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा अंत में। और यदि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो पाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वेस्ट कोस्ट पेपर लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस। इस वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आपको डिटेल की पिक्चर क्लियर हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों, जो भी मेरे वीडियोज़ और शॉर्ट्स आप लोग देख रहे हैं, वो वीडियोज़ और शॉर्ट्स पे कोई दुविधा हो आपको तो डेली मैं मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे के बाद 1 से 2 घंटा लाइव आता हूँ। सैटरडे सुबह 1 से 2 घंटा, शाम को 1 से 2 घंटा, और रविवार जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं लाइव आता हूँ दोस्तों आप लोग के लिए। तो उसमें आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वेस्ट कोस्ट पेपर लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस। वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड भारत में कागज़ के सबसे बड़े और पुराने उत्पादकों में से एक हैं। ये छपाई, लेखन और पैकेजिंग के लिए कागज़ बनाती है। इसकी स्थापना साल 1955 में हुई थी और ये कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के दांदेली में है। तो दोस्तों, कंपनी द्वारा उत्पादित वर्ल्ड क्वालिटी वाला कागज़ भारत में मुद्रण, लेखन, प्रकाशन, स्टेशनरी, नोटबुक और पैकेजिंग क्षेत्रों में असंख्य उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। ये इस प्रक्रिया में राष्ट्र के विकास में योगदान भी ये देता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कंपनी के अन्य पक्ष। कंपनी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करती है, जिससे प्रोडक्ट का क्वालिटी में फोकस करते हुए लो कॉस्ट में प्रोडक्ट उपलब्ध करवाती है। तो क्वालिटी भी देखती है और प्राइसिंग भी ये देखती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए। दोस्तों, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड वाइड मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसको फॉलो करके कंपनी अपना लो कॉस्ट मेंटेन करती है और प्रोडक्ट का क्वालिटी भी मेंटेन करती है। ये इन्वायरमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी एडॉप्ट करते हुए ग्रीन प्रोडक्शन, रिसोर्स कंजर्वेशन और वेस्ट मैनेजमेंट में जिम्मेवार भूमिका निर्वाह करता है। कंपनी अपने कामदारों के लिए सुरक्षित वातावरण क्रिएट करता है, जिससे कामदार सुरक्षित अनुभव करके कार्य करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ भी कंपनी मैनेज करती है। तो कंपनी काफ़ी वर्ल्ड स्टैंडर्ड मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉलो करती है एम्प्लॉयज़ के लिए और अपना इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। तो कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा दिख रहा है दोस्तों। और थोड़ा सा हम लोग इस सिनॉप्सिस भी इसका एनालाइज किए। अब आइए जानते हैं दोस्तों, कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है। विभिन्न प्रयोग के लिए कागज और बोर्ड कंपनी बनाती है, जिसमें गारमेंट और फार्मेसी प्रोडक्ट्स, ग्रीटिंग कार्ड और वेडिंग इनविटेशन के लिए पैकेजिंग भी कंपनी करती है। तो दोस्तों, ये था कंपनी का प्रोडक्ट। कागज़ और बॉक्स कंपनी बनाती है और डिफरेंट आइटम्स के लिए ये पैकेजिंग भी करती है, जैसे गारमेंट और फार्मेसी प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग करती है, ग्रीटिंग कार्ड के लिए और वेडिंग इनविटेशंस के लिए। तो दोस्तों, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कब स्थापना हुआ था, क्या कंपनी करती है, कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है और कंपनी किन किन चीज़ों को पैकेजिंग के रिलेटेड काम करती है और कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय मापदंड यूज करके कंपनी अपना मैनेजमेंट को चला रही है। ये सारी चीज़ें हम लोग को पता चल गया दोस्तों।
अब आइए जानते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसमें प्रमोटर के पास कंपनी का 56.53% हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 29.12%, 29.12, विदेशी निवेशक के पास एफआईआई वालों के पास 6.17% है, जो कि ये सितंबर क्वार्टर में 7.40 था, जो कि एफआईआई वालों ने इसको कम किया है और ये 7.40 से 6.17 में आया है। एफआईआई वालों ने अपना होल्डिंग को घटाया है दोस्तों ये सितंबर क्वार्टर में। डीआईआई वालों, जो डीआईआई वाले हैं, उनका हिस्सेदारी है 8.19%, जिसमें इस सितंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड वालों ने अपना स्टेक को 6.63% से बढ़ा के 7.83% किया है और नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम 5 से 7 तक बढ़ गया है। तो दोस्तों ये था कंपनी का कुछ सिनॉप्सिस, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, प्रोडक्ट्स और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो दोस्तों ये सब एनालिसिस करने के बाद हम लोग जाते हैं कंपनी के जो कॉर्पोरेट एक्शन अभी तक हुआ है उसमें थोड़ा ध्यान देते हैं। कंपनी का जो डिविडेंड कंपनी ने दिया है 8 रुपया पर शेयर डिविडेंड दिया है। 2024 अगस्त 6 को इसका एक्स डेट था, तो ये लास्ट डिविडेंड डेट था। इसके बाद कोई डिविडेंड डिक्लेयर अभी तक नहीं हुआ है। और दोस्तों इसका जो स्प्लिट हुआ था वो बहुत पहले हुआ था, 2007 में अक्टूबर 26 में। इसका फेस वैल्यू 10 रुपया को 2 रुपया किया गया था, तो इसको ये स्प्लिट किया गया था। इसके बाद कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है कॉर्पोरेट एक्शन का। दोस्तों ये सब जानकारी लेने के बाद एक चीज़ को स्पष्ट हुआ कि वेस्ट कोस्ट पेपर काफ़ी बढ़िया कंपनी है, बड़ा कंपनी है। ये कागज़ और बॉक्स रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है और ये फार्मेसी, गारमेंट, ग्रीटिंग कार्ड, वेडिंग इनविटेशंस का पैकेजिंग भी करती है। काफ़ी अच्छा कंपनी है, डिमांडिंग कंपनी है। इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी डिमांडिंग है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को ये लाभान्वित कर रहा है अपना प्रोडक्ट्स और सेवाओं से। तो दोस्तों अब जानते हैं कंपनी का जो फाइनेंशियल पिक्चर है, आर्थिक स्थिति है, वो कैसा है, वो जानते हैं। उसके बाद हम लोग इसका स्वॉट कंक्लूड करते हैं, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। उसके बाद दोस्तों आप लोग को डिसीजन लेने में आसानी होगी, तो बने रहिए वीडियो में। आइए जानते हैं इसका फाइनेंशियल्स। 52 हफ्ते में जो एक साल का इसका डाटा है, इसमें इसका जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस 524 रुपया तक नीचे पहुंचा था, लो 524 रुपया 10 पैसा, और हाई इसने लगाया था 815 रुपये का। और ऑल टाइम लो और हाई है इसका, ऑल टाइम लो है 7 रुपया 34 पैसा एक पेनी स्टॉक से एक मीडियम फिगर स्टॉक बन गया है, 815 रुपया तक ये पहुंचा था दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ग्रोथ कंपनी का दिखा है, 7 रुपया 34 पैसे से ऑल टाइम लो से अभी 815 का यात्रा इसने पार किया है। काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसका दिखा है। इसका मतलब यह है कंपनी पहले से ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रही है। तो दोस्तों आइए जानते हैं अन्य आंकड़ा के मदद से कंपनी का स्थिति क्या है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैप है 3708 करोड़। ज़्यादा छोटा ज़्यादा बड़ा कंपनी भी नहीं है, मीडियम स्केल कंपनी है। प्राइस अर्निंग रेशियो, इसका पी रेशियो काफ़ी कम है, 8 रुपया 9 पैसे का है, काफ़ी अच्छा पी लेवल है। सेक्टर का है 16.08, तो सेक्टर के हिसाब से इसका पी कम है, तो ये काफ़ी सस्ता स्टॉक है। पीबी रेशियो 1.15 है, यानी कि करेंट मार्केट प्राइस इसका बुक वैल्यू 490 रुपया 80 पैसे से सिर्फ 1.15 टाइम्स ज़्यादा है। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, परफॉर्मिंग भी काफ़ी अच्छा कर रहा है और इसका जो वैल्यूएशन है काफ़ी सस्ता है। इसके हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का कितना बढ़िया है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है, बीटा 1.02 है, मैंने पहले भी बताया था 1 के आसपास बीटा रहता है तो कंफर्टेबल रहता है। 1 से जितना ज़्यादा होता है उतना वोलाटाइल, उतना रिस्की होता है। तो कंपनी का जो बीटा वैल्यू है काफ़ी कंफर्टेबल है और कंपनी लेस रिस्की है। आइए जानते हैं दोस्तों सेल्स और नेट प्रॉफिट के मदद से जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में इसका स्थिति क्या रहा। तो जून क्वार्टर में इसका 908 करोड़ का सेल हुआ था और सितंबर में 1044 करोड़ का सेल हुआ है। तो सेल में काफ़ी अच्छा
समथिंग 136 करोड़ का ग्रोथ हुआ है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 121 करोड़ था और सितंबर क्वार्टर में 100 करोड़ है। नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है दोस्तों, मगर ये कम होने के कारण इसका खर्चा बढ़ा होगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ा होगा, इसके वजह से इसका नेट प्रॉफिट कम आया है सेल्स बढ़ने के बावजूद भी। तो दोस्तों फिगर काफ़ी अच्छा लग रहा है सेल्स का। थोड़ा नेट प्रॉफिट को कॉस्ट मेंटेन करते हुए कंपनी आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट भी आने वाले दिन में बढ़ेगा। मगर एब्सोल्यूट फिगर में देखा जाए तो 1044 करोड़ में 100 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा इसको माना जाएगा। आइए जानते हैं दोस्तों, अब ये एनुअल कंपैरिजन करते हैं, वार्षिक कंपैरिजन, लास्ट ईयर क्या था और ये साल इसका डाटा क्या है। तो लास्ट ईयर दोस्तों था मार्च 2023 में इसका जो नेट कैश फ्लो था वो 9 करोड़ प्लस में था। और नेट कैश फ्लो हम लोग निकालते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये 3 कैश फ्लो के हिसाब से हम लोग नेट कैश फ्लो निकालते हैं। तो लास्ट ईयर नेट कैश फ्लो था 9 करोड़ प्लस था और इस साल है -10 करोड़। तो ये नेट कैश फ्लो को मेंटेन करना होगा कंपनी को। माइनस कैश फ्लो अच्छा संकेत नहीं देता है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं बाजार में, जो यदि आपके पास कैश रिजर्व ज़्यादा ना हो, यदि आपके पास नेट कैश फ्लो ज़्यादा नहीं हो तो वो अपॉर्चुनिटी को आप कैश करने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो कंपनी को इस ऊपर ध्यान देना होगा। इसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 34.94%, इस साल 28.38%, तो थोड़ा सा कम हुआ है, मगर एब्सोल्यूट फिगर में 28.38 को अच्छा ही माना जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर 31.09 31.09% और इस साल 24.21%। एब्सोल्यूट फिगर में अच्छा है, मगर लास्ट ईयर के कंपेरिजन में गिरा हुआ है, तो इसके ऊपर कंपनी को ध्यान देना होगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर 22.09% और इस साल 17.67% है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम तो हुआ है दोस्तों, मगर ये एब्सोल्यूट फिगर में अच्छा ही इसको माना जा सकता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ लास्ट ईयर 36.05% और इस साल ये है 21.34%। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम तो हुआ है दोस्तों, मगर एब्सोल्यूट फिगर में ये अच्छा ही माना जाता है। 21% कोई ख़राब रेट नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लास्ट ईयर 45% काफ़ी ज़्यादा था, इस साल कम तो हुआ है, काफ़ी कम हुआ है 25.29%, मगर एब्सोल्यूट टर्म में इसको कंफर्टेबल माना जा सकता है। रिटर्न ऑन असेट लास्ट ईयर 22.51% था, इस साल 13.52% है, जो नीचे गिरा तो हुआ है, मगर ये भी कंफर्टेबल पोजीशन में है। आने वाले दिन में कंपनी को इसके ऊपर ध्यान देना होगा। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि करेंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो होता है 2:1, 2 टाइम्स को अच्छा माना जाता है, उससे ज़्यादा को अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों अच्छा नहीं माना जाता है? क्योंकि डेटर्स और इन्वेंट्री में पैसा ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण से इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट में नेगेटिव पड़ता है दोस्तों। तो करंट रेशियो लास्ट ईयर था 2.65, लास्ट ईयर भी ज़्यादा ही था, इस साल और बढ़ गया है 2.93 टाइम्स। तो 2.93 टाइम्स को इसको घटा के 2 के लेवल में लाना पड़ेगा कंपनी को। इसके लिए इन्वेंट्री को सेल आउट करना पड़ेगा और डेटर से पैसा उठाना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ काम कंपनी करेगा तो ये रेशियो मेंटेन हो सकता है, या तो करंट लायबिलिटीज को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस तरह से कंपनी करंट रेशियो को मैनेज कर सकती है। 2:1 का रेशियो, क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो मैंने बताया दोस्तों आपको, 1:1 का क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो है। और दोस्तों लास्ट ईयर क्विक रेशियो था 2.02 और इस बार क्विक रेशियो है 2.14 टाइम्स, जो कि 1:1 को स्टैंडर्ड माना जाता है। ये इससे काफ़ी ज़्यादा है, इसको कंपनी को मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों डेप्ट इक्विटी रेशियो। इक्विटी के कंपैरिजन में इसका डेप्ट 0.08 है, इक्विटी 100 है, तो ये 0.08 है, तो काफ़ी अच्छा पोजीशन में है। 0.08 डेप्ट काफ़ी कम है इसका, लास्ट ईयर 0.08 था और इस साल है 0.08, तो मेंटेन्ड है, डेप्ट ज़्यादा नहीं है, तो एक अच्छा संकेत ये दिख रहा है कंपनी का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका इंटरेस्ट अर्निंग कितना कवर कर पाती है। लास्ट ईयर 46 टाइम्स था, इस साल है 52 टाइम्स, तो लास्ट ईयर 42 टाइम्स अर्निंग था इंटरेस्ट के कंपैरिजन में, इस साल और वो टाइम्स बढ़ गया है, तो काफ़ी अच्छा कवरेज इसको इंटरेस्ट को मिला है। इंटरेस्ट कवर करने में, इंटरेस्ट सर्व करने में कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। असेट टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर था 0.93 और इस साल है 0.96, जो कि काफ़ी कम है एब्सोल्यूट टर्म में भी और कंपैरिजन में भी, इसको कंपनी को ध्यान देना होगा।
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर था 3.46 और इस साल है 3.65। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब होता है कंपनी इन्वेंट्री को कितना बार टर्नओवर करता है एक साल में, तो ये थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा कंपनी, ये काफ़ी कम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में इसका इम्पैक्ट दोस्तों पॉजिटिव पड़ता है। अब आइए जानते हैं कंपनी का वैल्यूएशन रेशियो। दो वैल्यूएशन रेशियो है, इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय EBITDA। EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ये EBITDA क्या होता है मैंने लाइव सेशन का वीडियो में भी डिस्कस किया है। लाइव सेशन का वीडियो आप देखेंगे उसमें एक EBITDA नीचे लिखा होगा, आप वो लाइव वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल पता चल जाएगा। और EBITDA का अलग से मैंने वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। इंटरप्राइज वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो कैश रिजर्व प्लस डेप्ट प्लस कैश रिजर्व प्लस डेप्ट होता है और मार्केट कैप। ये तीन को आप जो कैश रिजर्व, मार्केट कैप और डेप्ट को जोड़ते हैं तो आपको मिल जाता है इंटरप्राइज वैल्यू। और इंटरप्राइज वैल्यू को यदि आप EBITDA से डिवाइड कर देते हैं तो फिर आपको मिलता है कंपनी का वैल्यूएशन। तो इससे कंपनी का वैल्यूएशन पता चलता है। ये रेशियो जनरली मर्जर एक्विजिशन में काम आता है वैल्यूएशन निकालने के लिए। लास्ट ईयर ये था 2.39 और इस साल ये बढ़ के हुआ है 3.72। तो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ने का मतलब कंपनी महंगा हुआ है दोस्तों लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लास्ट रेशियो देखते हैं, ये भी वैल्यूएशन का है, PS रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो। प्राइस मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सेल्स। तो ये रेशियो जो है ये भी वैल्यूएशन इंडिकेट करती है। लास्ट ईयर 0.71 था, इस साल 0.88 है। तो PS रेशियो के हिसाब से भी ये महंगा लग रहा है शेयर। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का प्रोडक्ट्स, कंपनी के सारे चीज़ हम लोग एनालिसिस के, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल्स, प्रोडक्ट्स, बहुत सारे चीज़ हम लोग ने देखा। और अब हम लोग को क्लियर हुआ कि वेस्ट कॉस्ट पेपर कैसा कंपनी है। अब आइए दोस्तों इसका स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स के माध्यम से समझते हैं कि कंपनी क्या है। उसके बाद आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं आपको बाई करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। तो पहला तो कंपनी का स्ट्रेंथ पार्ट में आते हैं। कंपनी का हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, 1955 का कंपनी है और काफ़ी पुराना कंपनी है, इसका हिस्ट्रिकल लिगेसी है, फर्स्ट स्ट्रेंथ हो गया। इसके जो मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छे, क्वालिटेटिव मैनेजमेंट है, क्योंकि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो क्वालिटी मैनेजमेंट थ्योरीज हैं ये अडॉप्ट कर रहा है। और आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी ये काम कर रही है, ध्यान दे रही है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी है ये, स्टैंडर्ड वाइज भी और इंटरनेशनल एक इमेज बनाने के लिए भी और नेशनल इमेज बनाने के लिए भी कंपनी अपना कार्य निर्वाह कर रही है। और दोस्तों कंपनी का दूसरा स्ट्रेंथ मैं जानूंगा, कंपनी का मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं, भले लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम हुआ है, कंपनी का सेल बढ़ा हुआ है जून क्वार्टर के कंपैरिजन में, ये भी एक स्ट्रेंथ पॉइंट है। और कंपनी का सारे डेप्ट इक्विटी रेशियो काफ़ी अच्छा पोजीशन में है। डी रेशियो, पी रेशियो, डी रेशियो मतलब डेप्ट कम है, पी रेशियो काफ़ी सस्ता स्टॉक है, 8 रुपये का, सॉरी पी सिर्फ 8 है। P8 होने का मतलब काफ़ी अच्छा सस्ता स्टॉक है, 10 से नीचे काफ़ी सस्ता माना जाता है, काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इसका। बुक वैल्यू भी उतना, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी ज़्यादा नहीं है, 1.15 टाइम्स है, मतलब इसका जो बुक वैल्यू है उसके कंपैरिजन में अभी प्राइस उतना ज़्यादा नहीं बढ़ चुका है। तो ये काफ़ी सस्ता और मॉडरेट स्टॉक है, ये इसका स्ट्रेंथ हो गया। वीकनेसेस में आते हैं दोस्तों, वीकनेसेस में इसका कैश फ्लो नेगेटिव है, -10 करोड़ है इस साल, तो इसको थोड़ा कंपनी को मेंटेन करना होगा। कंपनी का जो मार्जिन्स है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में गिरा हुआ है, भले एब्सोल्यूट टर्म में सही है मगर गिरा हुआ है इन कंपैरिजन, यदि कंपेयर करते हैं तो उसको कंपनी को ध्यान देना होगा। कंपनी को दोस्तों थोड़ा अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और एसेट टर्नओवर रेशियो भी बढ़ाना होगा, ये भी थोड़ा वीकनेसेस पार्ट में दिख रहा है। कंपनी का जो करेंट रेशियो और क्विक रेशियो ये है वो भी नेगेटिव साइड में दिख रहा है, वीकनेसेस में दिख रहा है। करेंट एसेट्स में काफ़ी ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है, डेप्टर्स में, इन्वेंट्रीज में, उसको देखना होगा कंपनी को। आइए कंपनी का अपॉर्चुनिटीज़ एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेंथ वीकनेसेस हो गया दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज़ में जाते हैं। अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास प्रचुर संभावना है,
कंपनी जो काम करती है वो एवरग्रीन काम है, जैसे गारमेंट और फार्मेसी प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग करती है, ग्रीटिंग कार्ड के लिए पैकेजिंग करती है, वेडिंग इनविटेशन के लिए पैकेजिंग करती है। ये कभी ख़त्म ना होने वाला बिजनेस है, इसका डिमांड काफ़ी अच्छा है। तो आने वाले दिन में भी इसका डिमांड मेंटेन रह सकता है, ग्रो भी कर सकता है। तो दोस्तों फाइनली ये एक इसका अपॉर्चुनिटी है। पुराना कंपनी होने के नाते ये गवर्नमेंट इसको फेवर भी करेगी और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में भी ध्यान दे रहा है, कर्मचारी का जो क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ है उसका भी ये ध्यान दे रहा है, क्वालिटी मेंटेन कर रहा है। तो ये सब चीज़ों से कंपनी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसका जो थ्रेट्स बोले तो आने वाले दिन में डिजिटल वर्ल्ड शुरू हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हर जगह है, पेपर का यूज़ काफ़ी कम होते जा रहा है। यदि डिजिटल ग्रीटिंग कार्ड, डिजिटल इनविटेशन का दौर शुरू हो जाए तो इसका डिमांड में कमी आ सकता है। ये एक थ्रेट के रूप में मैं देख रहा हूँ। तो आने वाले दिन में कागज़ का जो इंडस्ट्री है उसमें दिक्कत आने का चांसेस तो है, मगर कितने हद तक लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं वो भी देखना बाकी है। तो 50-50 पोजीशन में है, तो फ्यूचर में देखना बाकी है तो इसका डिमांड को कितना इम्पैक्ट करता है डिजिटल वर्ल्ड। तो दोस्तों अभी ओवरऑल एनालिसिस करने पर मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, कंपनी का स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वीकनेसेस और थ्रेट्स कम है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफ़ी बढ़िया है। सॉरी दोस्तों, एक मैंने छोड़ दिया, कंपनी के जो चेयरमैन और एमडी हैं ये कंपनी के, ये श्री एस के बंगर हैं। श्री एस के बंगर इसके चेयरमैन और एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों ये सारे चीज़ एनालिसिस करने के बाद मेरा ओपिनियन मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। कंपनी काफ़ी बढ़िया है, फंडामेंटल अच्छे हैं, फ्यूचर अच्छा है, हर चीज़ अच्छा है। तो डेफिनेटली मैं इसमें बाई ओपिनियन है मेरा, आप बाई करके चल सकते हैं। यदि आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं, आने वाले दिन में अच्छा ग्रोथ कंपनी दे सकता है। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन चैनल नहीं है, ये नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव चैनल है। तो बाकी आप अपने डिसीजन के लिए अपने ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।